नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपके ऑल वन डे एग्जाम के लिए पॉलिटी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है और मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा। इसलिए 25 से 30 दिन में आपका पूरा पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जो भी 5, 7, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है पॉलिटी से, वो एक भी क्वेश्चन, मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 9 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 10 के 10 की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपना पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। जो मास्टर लिखवाए उसको लिखते जाइएगा, जितना भी फैक्ट लिखवाए उसको लिखते जाइएगा। एक दिन आप कंफर्टेबल जोन में अपने आप को 15 से 20 दिन बाद आप पाएंगे। फिर उसके बाद पॉलिटी का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, किसी भी जो है पब्लिकेशन का प्रैक्टिस, किसी भी संस्थान का जो है प्रैक्टिस करिएगा आप, या फिर किसी आयोग का, है ना, वन डे ऑल वन डे एग्जाम के लिए। तो खैर, कई टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास पढ़ा हुआ है, उसको देख करके नोट्स वगैरह बनाएं और देन ये वाला टॉपिक देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज की जो बारी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बारी है। पूछता है मूल अधिकार कहां से लिया गया, पूछता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, पूछता है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, पूछता है राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, पूछता है उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, पूछता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई। ये बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो संविधान के स्रोत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा था तो विश्व के तमाम ऐसे देश थे जिनके संविधान में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी और उन अच्छी अच्छी चीजों को हमने जो है अपने पास लिया और उसको अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला, उस कंटेंट को तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार ढाल लिया। ठीक है ना। तो यहां पर संविधान का जो स्रोत होगा ना बाबू, इसमें कई देशों के संविधान से हमने कुछ चीजें ग्रहण की हैं और उसी, जैसे कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है। क्या बाबू, आपने बताना है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। फिर उसके बाद पूछेगा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है ना। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, कहां से, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, ये सब क्वेश्चन आपका पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, कहां से, दक्षिण अफ्रीका, यहां से क्या लिया गया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जापान के संविधान से क्या लिया गया है, कहां से, जापान के संविधान से। फिर उसके बाद जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कहां से बाबू, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है। तो ये कुछ बातें, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, यहां पर लिखना जरा, रूस या सोवियत संघ, रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो कुछ बातें हम लोग जो है बातचीत करेंगे कि किन किन देशों के संविधान से कौन कौन से सारे फैक्ट लिए गए हैं। तो एक काम करना जरा, पहले कौन कौन देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 देश हैं। तो ये जो 10 देश हैं, इन 10 देशों से हमने कुछ न कुछ अपने संविधान में लिया है। तो एक काम करना जरा, पहला जो हेडिंग आप डालिएगा, और वो पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, तो आपने डालना है, जो पहली हेडिंग है वो आप ब्रिटेन डाल लीजिए। ठीक है ना। हमारे ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया था, अंग्रेजों ने शासन किया था, और अंग्रेजों के संविधान से या अंग्रेजों से हमने क्या क्या चीजें लिया, तो आपको एकदम बहुत आराम आराम से याद हो जाएगा। इसलिए कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, वो राजनीतिक व्यवस्था का एक अनुभव हमको अंग्रेजों ने दे रखा था। तो यहां पर लिखना जरा, यहां पर लिखिए आप, ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, कहां से, ब्रिटेन से। और अगर मैं कहूं कि ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो आपने क्या बताना है, क्या चीजें। पहली चीज है विधि का शासन लिया गया, क्या चीजें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो भी चीज मैं की पॉइंट्स के रूप में लिखूं वही चीज आपको लिखना है, बाकी मैं थोड़ा बहुत डिफाइन कर दूंगा। आपको केवल केवल पूछेगा कि विधि का शासन कहां से लिया गया है, आपसे पूछेगा विधि का शासन कहां से लिया गया है। क्या बाबू, विधि का पूछेगा, विधि का शासन कहां से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ इसको कहते हैं। ठीक है ना। ये कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ठीक है ना। विधि का शासन, इसको हम विधि के समझ समता भी कहते हैं। अभी समझना जरा, कोई एक विधि होगी वो पूरे देश पर समान रूप से लागू होगी, मतलब कि जो
प्रधानमंत्री के तो लड़के नहीं हैं, मान लेते जो अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, कौन, अभिषेक बच्चन, उनके ऊपर जो कानून लागू होगा, या फिर जो है आर्यन खान जो शाहरुख खान के बच्चे हैं उनके ऊपर जो कानून लागू होगा वही कानून अपने ऊपर भी लागू होगा। जो अमित शाह के लड़के हैं जैसा, उनके ऊपर जो कानून लागू होगा वही कानून हमारे ऊपर भी लागू होगा। एक कहता है रूल ऑफ लॉ, एक कहता है विधि का शासन, मतलब कि कोई एक कानून देश में समान रूप से सभी पर लागू किया जाएगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा और किसी को कानून के ऊपर वरीयता नहीं दी जाएगी, मतलब कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। सारे लोग कानून के नजर में क्या होंगे, समान होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, विधि का शासन कहते हैं। ठीक ना। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि भाई संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली, तो आप केवल लिखना संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आपसे पूछेगा कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है। क्या बाबू, एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तो आपने बताना है कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आपको बताना है कि विधायी प्रक्रिया कहां से ली गई है। क्या बताना है, विधायी प्रक्रिया, तो वो कहां से ली गई है विधायी प्रक्रिया, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये विधायी प्रक्रिया क्या होती समझ, एकल नागरिकता समझ रहे हैं ना, कि वी आर इंडियन, हम केवल भारतीय नागरिक हैं, ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में आप जाएंगे ना, तो अमेरिका में जो राज्य हैं, जैसे कैलिफोर्निया राज्य है, तो कैलिफोर्निया राज्य की अलग नागरिकता है, अमेरिका की अलग, दोहरी नागरिकता। लेकिन अपने भारत में केवल वी आर इंडियन, हम केवल भारतीय नागरिक हैं, वी आर इंडियन सिटीजन्स, हम केवल कौन है, भारतीय नागरिक हैं। हमारे पास केवल एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया, आपने बताना है कि साहब ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, जो विधि का निर्माण किया जाता है संसद, राज्य, विधान मंडलों में, उसको हम विधायी की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक ना। और फिर इसके बाद पूछेगा कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से ली गई है। क्या बाबू, आपने बताना है मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये कहां से ली गई है, तो बताना है कि ये सब ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, क्या, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि ये जो है संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये 6-7 सारी चीजें जो है, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, ये कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि साहब ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये पहला वाला आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक काम करना जरा, दूसरा आप डालिएगा अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें हमने ली हैं। कहां से, अमेरिका के संविधान से। तो जो अमेरिका का संविधान है, इस अमेरिका के संविधान से आपने क्या लिया है समझिएगा जरा। पहला चीज यहां से आपने मूल अधिकार लिया है। क्या बाबू, एक चीज लिखना जरा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आपको पता होगा कि इतने समय जो है मूल अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है, 6 है। कितनी, 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट में आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल आपके पास कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6 हैं। लेकिन जो अपना मूल संविधान था, इसमें 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। एक जो है राइट था संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको समाप्त करके क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार। अब मूल अधिकार वो नहीं रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, आपने बताना है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। इतनी बातें। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि न्यायपालिका जो है, न्यायिक या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऐसे लिख लीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहां से ली गई। जैसे नहीं कि न्यायपालिका मतलब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है एकदम बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो ये जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का, एक कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। फिर यहां पर लिखना जरा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है समझिएगा जरा। ये न्यायिक पुनरावलोकन बस ये जानिए कि संसद के द्वारा, संसद अपना प्यारा सा है और इस संसद में क्या बनता है, आपने बताया कि साहब इस संसद में कानून का निर्माण होता है। तो इसी कानून की जांच करती है कौन, इसी कानून की जांच की जाती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्या इस कानून की जांच करके यह पता लगाया जाता है कि क्या ये जो कानून बनाया गया है इस संविधान के अनुकूल है या नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पाती है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून
ये नागरिकों के हित के लिए ठीक नहीं है या फिर संविधान के अनुकूल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस कानून को समाप्त कर देती है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर देखना जरा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यहां पर लिखिए जरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, ठीक है ना। एक कहां से, मतलब कि राष्ट्रपति को हटाया जाना। और राष्ट्रपति को हटाया जाना जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है। बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, विशेष बहुमत से इसको हटाया जाता है। तो ये आपका जो अनुच्छेद 61 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 61 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। ए पॉइंट्स आपको अमेरिका के संविधान से लिखना है। अब जरा नेक्स्ट आइए, जरा लिखिए जरा कनाडा। क्या? कनाडा। तो आपने बताना है कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। पहला जो पॉइंट है इसमें आपने बताना है कि संघीय शासन व्यवस्था, संघीय प्रणाली, बस की पॉइंट के रूप में आप लिखें जरा संघीय प्रणाली। ये संघीय प्रणाली क्या होती है कि जो अपना केंद्र सरकार, मतलब कि जैसे एक मोदी सरकार है और एक जो है यूपी में राज्य योगी सरकार है, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य, इन केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां निर्धारित की जाती हैं, इन शक्तियों का क्या विभाजन की बात होती है। किसके? केंद्र और राज्य के शक्तियों के विभाजन। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की जो बात होती है वो बराबर बराबर रूप से होती है। इसको हम संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। लेकिन जो संघीय शासन प्रणाली होती है वो केंद्र बराबर राज्य, मतलब कि जितनी केंद्र को शक्ति होगी उतनी राज्य को शक्ति होगी। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ा सा अलग थी, इसलिए केंद्र की तरफ थोड़ा सा शक्तियों का झुका दिया गया, केंद्र की तरफ थोड़ा सा शक्तियों को ज्यादा झुकाया गया है। इसलिए हमने संघीय प्रणाली तो अपनाई, लेकिन इसमें शक्तियों का जो हमको अधिकाधिक स्वरूप दिखाई पड़ता है वो केंद्र की तरफ दिखाई पड़ता है। फिलहाल आपको केवल ये जानना है, केवल कि संघीय प्रणाली कहां से ली गई है। आपने बताना है कि ये कनाडा के संविधान से ली गई है। दूसरा, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है ना, राज्यपालों की नियुक्ति एक कहां से लिया गया है ये प्रावधान, तो आपने बताना है कि ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर। फिर उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होंगी, केंद्र के पास निहित होंगी, निहित होंगी। एक कहां से लिया गया है प्रावधान, तो आपने बताना है कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी मतलब कि जैसे राष्ट्रपति को लगता है कि वह किसी विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह थोड़ा सा मांग सकता है, सुझाव मांग सकता है, परामर्श कर सकता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 143, क्या? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ विधिगत प्रश्नों पर जाकर के सलाह मशवरा वगैरह लेते हैं। इतनी बातें, तो यही सुप्रीम कोर्ट का परामर्श वगैरह लिया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें आपको क्या कनाडा के संविधान से मिलती हैं। तो संघीय शासन प्रणाली जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति एक कौन करता है, केंद्र करती है, तो ये प्रावधान कनाडा से। फिर उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, समझना जरा, एक आपको पढ़ा होगा आपने 7वीं सूची में केंद्र सूची और दूसरा राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। मेरे प्यारे भाई, अगर एक ऐसा कोई विषय आ जाए जो ना तो केंद्र सूची में हो, ना तो राज्य सूची में हो, ना तो समवर्ती सूची में हो, उसको हम कौन सा विषय कहते हैं, उसको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। और इस अवशिष्ट विषय पर कानून का निर्माण कौन करेगा, तो अवशिष्ट विषय पर कानून का जो निर्माण है वो केंद्र के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र के द्वारा। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। ये वाला अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। ये प्रावधान कहां से लिया गया, आपने बताना है कि ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, चलिए जरा नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप एक हेडिंग डालिए रूस के संविधान से, ठीक है ना।
क्या डालेंगे? रूस के संविधान से। रूस, और रूस के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं? पहली चीज, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है? रुकना जरा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, अरे वही मौलिक कर्तव्य जो आपके संविधान के भाग 4 का में है। कहां पर है? संविधान के भाग 4 का में, और अनुच्छेद 51 का में टोटल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, इतने समय है तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है ना। और मजे की बात है कि जो मौलिक कर्तव्य है केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है, केवल नागरिकों को फॉलो करना होता है, विदेशियों के ऊपर यह बाध्यकारी नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है, आपने बताना है कि यह रूस के संविधान से लिया गया है। क्लियर। फिर आपसे पूछेगा कि जो प्रस्तावना है, हमने आपको अभी प्रस्तावना नहीं पढ़ाया, इसके बाद प्रस्तावना का टॉपिक चलेगा। प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में सामाजिक, इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय? एक तो सामाजिक न्याय है। कौन सा न्याय बाबू? सामाजिक न्याय। और दूसरा है आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों जो न्याय हैं प्रस्तावना के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर। किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? चलें आगे। अब एक काम करना जरा, एक और हेडिंग आप डालिएगा, आयरलैंड के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। आयरलैंड, आयरलैंड, यहां से क्या लिया गया है? अब अगर मैं कहूं कि साहब यहां से क्या लिया गया है, तो आप क्या बताओगे यहां से क्या लिया गया? पहली चीज, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। लिखना जरा, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं? सामान्य सी भाषा में इसको हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये संविधान का जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व बस यही जानिएगा आप कि ये राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए ये प्रावधान किया गया था कि जब कानून का निर्माण राज्यों के द्वारा किया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की बातों को ध्यान में रखा जाए, ताकि जब ये ध्यान में रखेंगे तो राष्ट्र का या जनता का सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी, सामाजिक आर्थिक सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी साकार हो सकेगी, सामाजिक आर्थिक विकास साकार हो सकेगा। तो कहा जाता है कि ये राज्यों को निर्देश दिया जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का निर्देश है। खैर इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी केवल आपको बस ये याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इतनी बातें क्लियर। फिर उसके बाद राज्यसभा में, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है ये कहां से लिया गया है? तो आपने बताना है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहीं पर एक की पॉइंट्स है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है, ये देखिए नामांकन है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि यह निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर, नोट लग के वहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो। एक काम करते हैं, दक्षिण अफ्रीका ही डाल देते हैं। यहां पर क्या डालते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। लिखिए जरा, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या चीजें ली गई हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से पहली चीज जो ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 की कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और दूसरा आपने सेगमेंट बताया कि भाई राज्यसभा के, दूसरा क्या? राज्यसभा
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर इसके बाद जरा आना, इसके बाद जो है आप एक और हेडिंग डालिए, जर्मनी के संविधान से। क्या बाबू? जर्मनी के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं? जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान से एक चीज ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मौलिक अधिकारों को स्थगन, ठीक है ना, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों के स्थगन की बात होती है। लिखना जरा, आपातकाल, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का स्थगन, मतलब कि आपातकाल लगा हुआ है, अनुच्छेद 352 लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो आप बोलें कि हमारा संविधान हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी देता, आप जाकर के कुछ बोलें, घूमें फिरें, नहीं भैया, उतने समय मूल व्यवस्था देखनी होती है, लोक व्यवस्था देखनी होती है। उतने समय आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जो है क्या कर दिए जाते हैं, वो स्थगित कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, समाप्त नहीं बल्कि क्या, पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं। ये प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एक चीज और जरा लिखना, फ्रांस के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है ना, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस, तो फ्रांस के संविधान से आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला चीज है यहां पर गणतंत्रात्मक प्रणाली कहां से ली गई है? क्या? गणतंत्रात्मक प्रणाली, लिखना जरा, गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है ये कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई। दूसरा, प्रस्तावना में ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श वाक्य है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस के। अभी हमने बताया प्रस्तावना में क्या चीजें, दो चीजें। प्रस्तावना में आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वो कहां से लिया गया है? वो रूस के संविधान से। लेकिन यहां पर जो प्रस्तावना में, प्रस्तावना और इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व, इनका जो ये आदर्श वाक्य है ना, आदर्श, ठीक है ना, ये जो आदर्श वाक्य है, आदर्श ऐसे लिखा जाएगा, आदर्श वाक्य, ये कहां से लिया गया है? प्रस्तावना का स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श वाक्य आपने बताना है कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आइए जरा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से डालिए, एक हेडिंग डालिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, यहां पर लिखना जरा, पहली चीज समवर्ती सूची का प्रावधान। आपसे पूछेगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? किसका बाबू? समवर्ती सूची का प्रावधान। ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जब हम आपको 7वीं अनुसूची पढ़ाएंगे तो 7वीं अनुसूची में एक सेंटर की जो है सूची पढ़ाएंगे, एक स्टेट की सूची पढ़ाएंगे, एक कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। और इस समवर्ती सूची पर केंद्र भी कानून बनाती है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाती है। हालांकि दोनों के कानून में अंतर विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून क्या होता है? मान्य होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको केवल बस ये याद रखना है कि समवर्ती सूची, इसका जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? तो आपने बताना है कि साहब ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। चले आगे, फिर उसके बाद पूछता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? तो इसको लिखना जरा, व्यापार, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता एक कहां से ली गई है? तो आपने बताना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखना जरा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। जैसे जब हम संसद में जाते हैं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, इस संसद अपना प्यारा सा संसद के दो सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो कोई अगर साधारण बहुमत लाया जाता है, क्या बाबू? साधारण बहुमत लाया जाता है, साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक को पास करने में लोकसभा और राज्यसभा में अंतर विरोध उत्पन्न हो, विवाद हो जाता है, पास ही नहीं करते हैं दोनों।
एक पास करता है, दूसरा पास ही नहीं करता है, तो इसको हम कहते हैं विवाद की स्थिति। किस पर? साधारण बहुमत पर। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आपको पता होगा कि संयुक्त बैठक, क्या बुलाते हैं बाबू? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक बुला करके स्पीकर की अध्यक्षता में उस विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो जो संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहां पर लिखना जरा, संयुक्त बैठक का प्रावधान, एक कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? चलें आगे। अब एक हेडिंग और यहीं पर डालिएगा, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? क्या? जापान के संविधान से। यहां पर लिखिए, बस ये लास्ट शायद है, जापान। और जापान के साथ क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लिखना जरा, आपसे केवल एक शब्द पूछेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब कि जो भी आप प्रक्रिया अपनाएं वो विधि या कानून क्या कहता है उसके अनुसार अपनाएं। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? आपने बताना है कि साहब वो जापान के संविधान से लिया गया है। अब एक काम करना जरा, यहां पर आप आइए पहले वाले पे, और पहले वाले पे क्या कोई ऐसा सेगमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है जो हमने डिस्कस ना किया हो? ठीक ना। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, हमने अमेरिका को भी डिस्कस किया, ब्रिटेन को भी, आयरलैंड को भी, फ्रांस को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, दक्षिण अफ्रीका को भी, जापान को भी, जर्मनी को भी, कनाडा को भी, रूस को भी। मतलब कि 10 देशों को हमने पूरी तरह डिस्कस किया कि कौन कौन देश में क्या क्या चीजें ली गई हैं। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करिएगा जरा, और काम आप क्या करिएगा, अब एक हेडिंग डालिएगा, संविधान की अनुसूचियां। देखिए 2 टॉपिक, ताकि आपका क्लियर रहे, ठीक है ना। या तो बस करें, क्या टाइम ज्यादा हो गया, एक अलग से क्लास लेंगे, ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक है ना। तो आपको केवल एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में कौन सा प्रावधान किया गया है, तीसरी अनुसूची में क्या है। ऐसे ऐसे आपको 12 अनुसूचियों के हर एक सेगमेंट को याद रखना है और उसकी विषय वस्तु को याद रखना है, ठीक है ना। चलें आगे। तो एक काम करिए, लिखिए जरा, संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। अब अगर मैं एक थोड़ा सा ड्राफ्टिंग इसमें करूं, संविधान की अनुसूचियों को लेकर के एक थोड़ा सा मैं ड्राफ्टिंग करूं, है ना। और वो जो ड्राफ्टिंग होगी, यहां पर देखिए जरा, पहला चीज कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में, किसमें बाबू? मूल संविधान। और मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना, टोटल 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान संविधान में, वर्तमान जो अपना प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, यहां पर टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अब किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान किया गया है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना। तो 12 अनुसूचियां, मतलब कि कुल मिला जुला करके 4 अनुसूचियों को प्लस किया गया है। यहां पर 4 अनुसूचियां प्लस हुई हैं, 8 4 12, 4 अनुसूचियां। आप जानते हैं कि संविधान में कोई चीज अगर बढ़ाया घटाया जाता है तो कौन सा चीज सहारा लिया जाता है, किसका सहारा लेकर के? तो आपने पता है कि संविधान संशोधन का सहारा लिया जाता है। किसका? संविधान संशोधन के माध्यम से चीजों को बढ़ाया घटाया जाता है। और संविधान संशोधन के माध्यम से अगर चीजों को बढ़ाया घटाया जाएगा तो एक चीज तो एक क्लियर है कि यहां पर जो चारों अनुसूचियों को जोड़ा गया है वो संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ा गया है। तो एक तो आपको 9वीं अनुसूची दिखाई पड़ेगी जुड़ी हुई, दूसरा 10वीं अनुसूची आपको दिखी हुई जुड़ी पड़ेगी, फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची और क्या, 12वीं अनुसूची, ठीक है ना। अब इनको संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ा गया है। तो जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम संविधान संशोधन या 9वीं अनुसूची किस अधिनियम के तहत जुड़ी, तो प्रथम संविधान संशोधन। फिर उसके बाद जो 10वीं अनुसूची है इसको हमने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत जोड़ा। किसके अंतर्गत? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 11वीं जो अनुसूची है इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा। किसके अंतर्गत? 1992 के अंतर्गत। और फिर जो है
13वां जो 12वीं अनुसूची है इसको हमने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। खैर अभी तो हम इसका जिक्र करेंगे, इसकी विषय वस्तु को लेकर के जिक्र करेंगे और पूरा 100% पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करना जरा, अब आप हेडिंग डालिएगा संविधान की पहली अनुसूची, ठीक है ना। संविधान की पहली अनुसूची यहां पर लिखिए जरा, पहली अनुसूची। और पहली अनुसूची में क्या है बाबू, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली अनुसूची में क्या है। तो आपने बताना है कि जो पहली अनुसूची आपकी है, इस पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, जैसे हमने बताया अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, ऐसे आपको बताना है पहली अनुसूची से क्या लिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना है राज्यों के नाम, इसमें कौन सा प्रावधान है, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और उनके न्यायिक क्षेत्र। क्या, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। एक कहां से लिया गया प्रावधान, पहली अनुसूची से लिया गया है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, और उनकी सीमाएं। ये दो बातें आपको पहली अनुसूची से दिखाई पड़ेंगी। राज्यों के नाम जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, केरल, कर्नाटक वगैरह वगैरह, ये 28 राज्य, इनके नाम और इनके न्यायिक क्षेत्र। जैसे उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक क्षेत्र है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। पश्चिम बंगाल का न्यायिक क्षेत्र कहां है, कलकत्ता हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र का न्यायिक क्षेत्र कहां है, बंबई हाई कोर्ट है। तो जो हाई कोर्ट उनके होते हैं राज्यों के, वो उनके न्यायिक क्षेत्र कहलाते हैं। और राज्यों के नाम तो आप जानते हैं। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, है ना, ये सब क्या है, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और उनकी क्या सीमाएं होंगी। इन सब का जिक्र कहां पर आपको मिलेगा, तो आपने बताना है कि पहली अनुसूची में आपको दिखाई पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, यहां पर आप दूसरी अनुसूची लिखें। क्या बाबू, दूसरी अनुसूची, तो यहां पर लिख ले दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची में जो आपको की पॉइंट्स याद रखना है, यहां पर याद रखना है कि कुछ पदों के परिलब्धियों और वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान। आपको की पॉइंट याद रखना है, कुछ पदों के परिलब्धियों या फिर वेतन भत्तों का प्रावधान। अभी समझना जरा, जो कुछ संवैधानिक पद, ज्यादातर इसमें संवैधानिक पद, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, इसका जिक्र कहां किया गया है, अनुसूची 2 में किया गया है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके वेतन का प्रावधान, ठीक है ना। ऐसे जो है संसद सदस्य, संसद सदस्य, राज्य विधान मंडल सदस्य, राज्य विधान मंडल सदस्य, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। आपसे केवल पूछेगा कि पदों के मतलब कि वेतन और भत्तों का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो आपने बताना है कि ये दूसरी अनुसूची में, किस में है, दूसरी अनुसूची में, ठीक है ना। जरा तीसरी अनुसूची लिखना जरा, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। इस तीसरी अनुसूची में क्या है, बहुत इसका जो की पॉइंट आपको रखना है, ये संवैधानिक पदों मतलब कि कुछ पदों की जो है शपथ का प्रावधान। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, शपथ, या कभी कभी ये शब्द दे देता है प्रतिज्ञान। क्या, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान। तो इसमें कुछ संवैधानिक पद हैं जिनके शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान, उनका जो है शपथ का प्रतिरूप मतलब कि प्रारूप दिया रहता है। अब इसमें शपथ का प्रारूप चाहे वो संसद सदस्य हो, संसद सदस्य, या फिर राज्य विधान मंडल सदस्य हो, या फिर संघ के मंत्री हो, या फिर राज्य के मंत्री हो, राज्य मंत्री, है ना, राज्य मंत्री, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, है ना, या फिर कैग हो, सीएजी जिसको हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके शपथ का प्रावधान कहां पर किया गया, अनुसूची 3 में किया गया। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि शपथ का प्रावधान, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा
कि अनुसूची 3 में किन पदों के शपथ का प्रावधान नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो एक काम करना, जरा आपको लिखना है नोट करके। क्या करके बाबू? नोट करके। यहां पर नोट करके लिखिए। नोट करके लिखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि 3 पदों के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, बाकी और पदों के शपथ का प्रावधान ये अनुसूची 3 में है। क्लियर? कोई किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। चलिए जरा चौथी अनुसूची लिखना, जरा क्या हेडिंग डालिए, चौथी अनुसूची। अब इस चौथी अनुसूची में क्या है इसको समझिएगा जरा। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा जैसे ये अपना क्या है, संसद प्यारा सा। अब इस संसद के 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब इस राज्यसभा की ये बात कर रहा है। राज्यसभा में आप जानते हैं 245 सीट। अब ये 245 सीट जो है, एक किस राज्य में कितनी कितनी सीटें जाएंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी कितनी सीटें जाएंगी, यही जो आवंटन है सीटों का राज्यसभा का, यही अनुसूची 4 में किया गया है। तो यहां पर लिखना जरा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आवंटन मतलब समझ रहे हैं ना, बंटवारा। आवंटन मतलब बंटवारा। तो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है या बंटवारा है, उसका प्रावधान कहां पर किया गया, आपने बताना है कि चौथी अनुसूची में वो किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो आपने बताना है कि साहब ए 31 है। कितनी बाबू? 31 है। 31 है। कितनी है? 31। ऐसे जब आप महाराष्ट्र में जाओगे ना तो आपको 19 मिलेंगी, तमिलनाडु में जाओगे तो आपको 18 मिलेंगी, पश्चिम बंगाल और बिहार में आप जाओगे तो आपको 16-16 सीटें मिलेंगी, दिल्ली में आप जाओगे 3 सीटें मिलेंगी, पुदुचेरी में 1 सीट, 4 सीट जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे ऐसे सीटों का आवंटन किया गया है, और सीटों का आवंटन जो है वो कहां पर है, चौथी अनुसूची में किया गया है। अब एक काम करना, जरा 2 अनुसूचियां आप साथ में लिखिएगा, एक 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, और यहां पर 6वीं अनुसूची लिखिएगा, 6वीं अनुसूची, ठीक है ना। 5वीं अनुसूची में जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जो SC/ST क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। कहां पर? 5वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है ना। जैसे मतलब कि यही नहीं देखते हैं, आपका अलग वेशभूषा उनकी रहती है, मतलब कि जो कभी कभी नंगे धड़ंगे थोड़ा बहुत कपड़ा वो पहने रहेंगे, अलग अलग उनके प्रकार के तर त्योहार होते हैं, संस्कृतियां होती हैं, खेलते कूदते हैं, और कोई कोई तो मतलब कि जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में वगैरह मनाते हैं, है ना। तो यहां पर समझना जरा, जो 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। ये तो 5वीं अनुसूची। लेकिन 6वीं अनुसूची में स्पेशली यही बातें हैं, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। लेकिन यहां पर स्पेशली जो है 4 राज्य दे दिए हैं। कौन कौन से? आपको लिखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो स्पेशली ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के जो ST क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र? जनजातीय क्षेत्र, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। प्रशासन एवं नियंत्रण
के बारे में क्या उपबंध किया गया है। इतनी बातें क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि पांचवी और छठी अनुसूची में क्या है, तो जो छठी अनुसूची है इसमें स्पेशली 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एसटी क्षेत्रों के बारे में। बाकी इसके अलावा जितने अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र होंगे वो आपको कहां बताना है, ये आपको 5वीं अनुसूची में बताना है। और इसमें लगभग 10 स्टेट हैं इसके अलावा, ठीक है ना। आपसे वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे ए पूछा जाएगा, और हो सकता वो पूछ ले कि अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध कहां है, 5वीं अनुसूची। और स्पेशली राज्य अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं, ठीक है ना। चलें आगे। अब एक काम करिए, एक अनुसूची आप डालिए, हेडिंग डालिए 7वीं अनुसूची। क्या डालिएगा, 7वीं अनुसूची, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची। और इस 7वीं अनुसूची में क्या है, यहां पर शक्तियों का विभाजन क्या है, मूल विषय क्या है, शक्तियों का विभाजन, या फिर हम कहें कि विषयों का विभाजन। क्या, विषयों का विभाजन, ठीक है ना। अब इन विषयों का विभाजन कैसे किया गया है इसको समझिएगा जरा। विषयों का विभाजन 3 रूपों में आपको दिखाई पड़ेगा। एक तो संघ सूची के रूप में दिखाई पड़ेगा, किस रूप में बाबू, संघ सूची के रूप में। दूसरा किस रूप में दिखाई पड़ेगा, राज्य सूची के रूप में दिखाई पड़ेगा, राज्य सूची के रूप में दिखाई पड़ेगा। और तीसरा किस रूप में दिखाई पड़ेगा आपको, समवर्ती सूची के रूप में दिखाई पड़ेगा, समवर्ती सूची के रूप में। अब एक चीज समझना जरा, अगर मैं कहूं कि ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, संघ सूची में जो मूल रूप से विषय था, जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें कितने विषय थे, तो इसमें टोटल पहले 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97। लेकिन इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो आपने बताना है कि वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय बाबू, 100 विषय हैं। और मजे की बात है कि इस संघ सूची पर कानून का निर्माण कौन करेगा, तो कानून पर निर्माण कौन करेगा, केंद्र इस पर कानून का निर्माण करती है। अरे वही मुद्रा मामला, संचार मामला, विदेश मामला, रेलवे मामला, जनगणना मामला, ये सारे मामले केंद्र सूची के संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा, जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊंगा ना, पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा कि कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा केंद्र सूची का और कौन सा समवर्ती सूची का, ठीक है ना। तो संघ सूची में कितने विषय इतने समय है, 100 विषय। कौन कानून बनाएगा, केंद्र कानून। ऐसे जो राज्य सूची है, राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे, ये 66 विषय थे। किसमें, ये मूल रूप से थे जब संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कितने विषय बाबू, 61। मतलब कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 विषय ये माइनस हो गए हैं। कितने विषय, 5 विषय। और 5 विषय अगर माइनस हो रहा है तो संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा यहां पर देखें जरा। अच्छा, समवर्ती सूची, राज्य सूची पर कानून बनाने का काम किसका है, राज्य का है। जैसे कृषि पर कानून, जैसे जो है परिवार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून, जैसे जो है कृषि पर कानून, जैसे पुलिस पर कानून, ठीक है ना, जैसे स्वास्थ्य पर, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य पर। तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। अब यहां पर एक चीज जरा देखिए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे, तो आपने बताना है कि मूल रूप से 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इतने समय इसमें 52 विषय हैं। आप यहां पर एक चीज गौर करेंगे तो आपको 5 विषय प्लस दिखाई पड़ेगा और यहां पर 5 विषय खाली दिखाई पड़ेगा। तो मतलब पहले राज्य सूची में कितने 66 थे, 61 हो गया, 5 विषय कम हो गया, और यही 5 विषय कम होकर के कहां चला गया, समवर्ती सूची में चला गया। तो इसके लिए क्या किया गया, तभी जोड़ा जाएगा जब संविधान संशोधन होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। तो आपको बताना है कि साहब 42वां, कौन सा बाबू, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को जोड़ा गया। और ये 5 विषय आपसे पूछा जाता है। कौन कौन से 5 विषय हैं, एक तो है वन, फॉरेस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, वन। वन मतलब समझ रहे हैं, जो जंगल उंगल में आप जाते हैं, वन। एक है वन्य जीव, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण। उसके बाद तीसरा है मापतौल, मापतौल। चौथा है शिक्षा और 5वां है न्याय प्रशासन, न्याय
प्रशासन। तो ये टोटल 5 विषय हैं। इन पांचों विषयों को पहले राज्य सूची का विषय था, अब इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया है, इसको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है। एक चीज समझना जरा, समवर्ती सूची पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। मतलब कि जैसे शिक्षा है ना, तो शिक्षा पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकती है। मान लेते हैं शिक्षा पर दोनों ने कानून बना दिया, और दोनों का कानून मतलब कि सेंटर का कानून कुछ और कहता है, स्टेट का कानून कुछ और कहता है, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया कानूनों में। तो उस स्थिति में जो केंद्र का कानून होगा वो क्या होगा, मान्य होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे। क्लियर, यहां तक किसी बात की समस्या नहीं ना। हमने एक चीज बताया था कि एक ऐसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में ना हो, कोई नया विषय उभर कर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ाया अवशिष्ट विषय। और इस अवशिष्ट विषय पर कानून का निर्माण कौन करता है, केंद्र करता है। प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सब सारी बातें, ठीक है ना। तो ये 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जरा हेडिंग डालिए, पंखा चला देते हैं, ठीक है ना, गर्मी बहुत तेज हो रही है यार। चलिए आगे। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर एक हेडिंग डालिए, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। और इस 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। मतलब कि संविधान के टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछेगा कि संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख कहां पर किया गया, 8वीं अनुसूची में किया गया है। अभी एक चीज समझना जरा, ये जो 22 भाषाएं हैं ना बाबू, इसको एक काम करिए, आप थोड़ा सा इसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना, 22 भाषाओं को। तो 14 मूल भाषाएं थी। 14, जब संविधान बना ना, तो संविधान में मूल रूप से 14 मूल रूप से ये भाषाओं को शामिल किया गया था। 14 भाषाएं, मतलब कि इसमें जो 8 भाषाएं जोड़ी जा रही हैं, ये संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ी जा रही हैं, ठीक है ना। किसके जरिए, संविधान संशोधनों के जरिए। तो ये 8 भाषाओं को कैसे कैसे जोड़ा गया, अब यहां पर लिख लीजिए। एक है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इस 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत एक भाषा जोड़ी जाती है जिसका नाम है क्या, सिंधी भाषा। क्या नाम है बाबू, सिंधी भाषा। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। लिखिए जरा, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 3 भाषाओं का जिक्र कहां पर होता है, तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत होता है। फिर उसके बाद एक और संविधान संशोधन लाया जाता है, 92वां संविधान संशोधन। क्या, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब इसके तहत 4 विषयों को जोड़ा जाता है। कौन कौन से 4 विषयों को जोड़ा जाएगा, और वे कौन से विषय होंगे, एक है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, या सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 21वां संविधान। फिर पूछेगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किस संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। फिर पूछेगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो आपने बताना है कि यहां पर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, और एक और भाषा है, कौन सी, संथाली भाषा। संथाली ये जनजातीय भाषा है, ये सभी जनजातीय भाषाएं हैं ना, ठीक ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। फिर उसके बाद 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। ये जो है तीनों संविधान संशोधन आपको याद रखना है। तो मतलब कि 14 + 8 टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं, ठीक है ना। और इन्हीं 22 भाषाओं का जिक्र कहां पर किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे। अब देखिए टोटल अब जो आपका आएगा वो आपको संविधान संशोधनों के जरिए जो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, मतलब कि टोटल मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 ही अनुसूचियां। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इस संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ी गई हैं।
तो यहां पर लिखिएगा, एक ही बार में हम पूरा कवर कर लेते हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूची। ठीक है ना। अब संविधान संशोधन के माध्यम से जो जोड़ी गई अनुसूची है वो आपको जो है 4 अनुसूचियां दिखाई पड़ेंगी। लिखना जरा यहां पर। एक तो पहली जो अनुसूची है ये 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची। दूसरी है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तीसरी है 11वीं अनुसूची, और चौथी है 12वीं अनुसूची। अब एक चीज समझना जरा, ये जो 9वीं अनुसूची है ना, इस 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया। और इस अनुसूची में कौन सा विषय शामिल किया गया है या फिर क्या प्रावधान है? तो 9वीं अनुसूची में आपको बताना है कि साहब भू सुधार, आपको लिखना है क्या? भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान है। भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान है। इतनी बातें क्लियर, बस आपको यही चीजें याद रखना है। पूछेगा भू सुधार जमींदारी उन्मूलन किस अनुसूची जुड़ा हुआ है? 9वीं अनुसूची से। फिर उसके बाद जो 10वीं अनुसूची है इसको 92वां, इसको किससे जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। ठीक है ना। और फिर ये जो 10वीं अनुसूची, इसमें प्रावधान क्या किया गया है? इसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। क्या? दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब कि अगर कोई भी सदस्य, सांसद सदस्य हो या राज्य विधानमंडल सदस्य हो, अगर कोई भी सदस्य एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कांग्रेस का कोई लीडर या बीजेपी का कोई जो है सांसद वो क्या करता है कि कांग्रेस में चला जाए, बीजेपी का, तो उसका जो है सदस्यता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। इसके ऊपर कौन सा कानून लागू हो सकता है? दल बदल कानून। इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए तथा दलीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए ये 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। इतनी बातें क्लियर। चलें आगे। 11वीं जो अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो आपने बताना है कि इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसमें क्या है? पंचायती राज सिस्टम का पूरा, इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। पंचायती राज, तो अगर आपसे पूछे कि भाई पंचायती राज या फिर आपसे पूछे कि ग्राम प्रशासन या फिर आपसे पूछे स्थानीय प्रशासन, ये सब शब्दों लिख लीजिएगा। ठीक है ना। आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। फिर जो 12वीं अनुसूची है, इस 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन, कब? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या है? इसमें नगर पालिका का प्रावधान किया गया। किसका? नगर पालिका, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? शहरी प्रशासन। अभी एक चीज समझना जरा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ग्रामीण प्रशासन। तो ऐसे शहरी प्रशासन की भी जरूरत पड़ी, तो शहरी प्रशासन किसमें है? इसको हम कहेंगे 12वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। क्या इसमें प्रावधान है? शहरी प्रशासन, मतलब नगर पालिका या फिर शहरी प्रशासन। तो ये टोटल हमने जो है 12 अनुसूचियों को पूरा डिटेल से देखा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका आभारी। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको आपका क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक ना। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।